मुझे एक ज़मीन खरीदनी है और वहाँ पे मुझे एक घर भी बनाना है, तो क्यों ना मैं एक होम लोन अप्लाई करूँ। कौन सा बैंक अच्छा होगा? अच्छा, ये बैंक अच्छा है, इसका इंटरेस्ट रेट कम है, तो चलते हैं कल यहीं पे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, हम सभी के मन में कुछ ऐसा ही विचार आता है और हम लोग बिना कुछ जाने ही सीधे होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई लोगों का होम लोन अप्रूव नहीं होता है या फिर आपको जितने अमाउंट की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बातें शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स लेकर आई हूँ जिसे होम लोन लेने से पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, एडी गाइड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, होम लोन हो या प्लॉट लोन हो, आपको लोन लेने से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस करते हो, दोनों ही स्थिति में आप अपने काम को कुछ समय दें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है, चाहे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो और आपको कुछ ही समय हुआ है, या फिर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और आपको कुछ ही समय हुआ है, तो आप तुरंत बाद ही होम लोन के लिए अप्लाई ना करें। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो में ऐसे ही कमेंट आते हैं कि मुझे 1 साल नहीं हुआ या फिर मुझे इतने महीने ही जॉब को हुआ है और क्या मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको बता दें कि आप कुछ समय अपने जॉब को दें, उसके बाद ही अप्लाई करें। कम से कम आप 2 साल तक रुकें, उसके बाद अप्लाई करें, तभी आपको लोन मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सिविल स्कोर की। आप अपने सिविल स्कोर पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर हाई होता है, तभी आपको लोन मिलने की जो संभावना है बैंक से वो ज़्यादा हो जाता है। आपका जो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर है वो मिनिमम 750 या उससे ऊपर होना चाहिए, तब आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ही बढ़ जाता है। हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर इससे कम है यानी कि 700 है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी लोन मिल जाता है। लेकिन जितना हो सके आप इसको अच्छा रखने की कोशिश करें, जिससे आपकी जो संभावना है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें वहीं से लोन लेना चाहिए जहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें कम मिल रहा है। इसके साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जहाँ से लोन ले रहे हो, अगर बीच में ही आपने उस लोन को क्लोज़ कर दिया, तो उसमें प्री पेमेंट का ऑप्शन क्या है और इसके लिए आपको कितना चार्ज देना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लोन है वो बहुत ही दिनों से चल रहा है और आप बीच में ही उसे क्लोज़ करना चाहते हो या फिर कहीं और उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा या कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है। तो ऐसे में अगर जहाँ से आपका लोन अभी चल रहा है वहाँ पर आप क्लोज़ करते हो अगर, और फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा पेनल्टी चार्ज लगाया जाता है, तो इससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप जब भी जहाँ पर भी लोन अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट के साथ वहाँ पर जब भी क्लोज़ करना होगा तो पेनल्टी चार्ज आपको कितना देना है ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं, जब आप एक होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रखें। यानी कि बैंक आपको एक एलटीवी रेशियो के ऊपर निर्धारित करके लोन देता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके प्लॉट का प्राइस 20 लाख रुपए है तो हो सकता है बैंक आपको 80% लोन अमाउंट अप्रूव करें। ऐसे में आपको 16 लाख रुपए मिलता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो आपका 4 लाख रुपए है, इसे आपको बढ़ाना है। यानी कि आप
अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, ज़्यादा खुद से भरते हैं और बैंक को कहते हैं कि आप मुझे 16 लाख नहीं सिर्फ 10 लाख रुपए ही लोन दीजिए, तो इसमें लोन मिलने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बैंक का जो जोखिम होता है वो कम होता है और बैंक आसानी से आपको लोन दे देता है। इसके बाद आता है ईएमआई और एनएमआई रेशियो, यानी कि आपका जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट ही बैंक ईएमआई के रूप में आपसे लेता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपका जो नेट अमाउंट है उसका 50% ही ईएमआई आप पे कर सकते हो बैंक के हिसाब से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कहीं और लोन ना हो, ताकि ये जो 50% का ईएमआई रेशियो है ये आपसे और कम ना हो जाए। यानी कि अगर बैंक कहता है कि आपका जो 50% है वो ईएमआई के तौर पे आप पे कर सकते हो, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपका जो 50% है उसके हिसाब से आप 10,000 रुपये ईएमआई पे कर सकते हो। और अगर आपने कहीं और से लोन लिया हुआ है तो उसके लिए पहले से ही 10,000 से कुछ लोन अमाउंट कट हो रहा है। सपोज़ 3,000 आप किसी और लोन के लिए पे कर रहे हो, तो ये जो बाकी का पैसा हुआ 7,000 वही आप ईएमआई के रूप में पे कर सकते हो। तो इसीलिए इसके हिसाब से जो लोन अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो आपने अगर कहीं से लोन लिया हुआ है तो उसे क्लोज करें, उसके बाद ही आप होम लोन के लिए अप्लाई करें। जब भी आप होम लोन के लिए जाते हैं तो आप उसी बैंक पर जाएं जहां पर आपने पहले से ही लोन लिया हुआ है। और हाँ, लोन लेने से ही नहीं होगा, लोन अच्छी तरह चुकाया भी है। ऐसे में क्या होगा, बैंक का ट्रस्ट आप पर बढ़ जाएगा और आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा। एक को एप्लीकेंट ज़रूर जोड़ें। दोस्तों, जब आप होम लोन के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ एक को एप्लीकेंट ज़रूर जोड़ें और जितना हो सके आप ऐसे व्यक्ति को अपना को एप्लीकेंट जोड़ें जिनका पहले से ही कोई इनकम चल रहा है, यानी कि वो इनकम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा और इसके साथ लोन मिलने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बैंक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसीलिए बैंक आसानी से आपको होम लोन दे देता है। इसके बाद ध्यान देने वाली ये भी बात है कि हम लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए और इस चक्कर में हम लोग ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हमारी जो ईएमआई है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा करने से आपको कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जो इनकम है या मंथली जो आपकी सैलरी आती है उसका कुछ परसेंट ही आप एक ईएमआई के रूप में दे सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में कई सारे ऐसी समस्याएं हो सकती हैं या फिर खर्चे हो सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ पैसे अपने पास तो ज़रूर ही रखने होंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से एक परसेंटेज निकालिए कि आप कितने परसेंट तक लोन की ईएमआई पे कर सकते हो। जो आपके घर के खर्चे हो उसको साइड में रखते हुए बाकी जो बचता है वही आप लोन के ईएमआई के रूप में पे कर सकते हो और उसके हिसाब से ही आपको लोन अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। अगला जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार नहीं करते और जाकर अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण लोन जो है वो कैंसिल हो जाता है। और इसके साथ बैंक आपको ये भी बताता है कि आपका लोन क्यों कैंसिल हुआ। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी बैंक आपको बता रहा है कि इन इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और आपने ये नहीं दिए हैं या आपका जो लोन कैंसिल हुआ है वो इस वजह से हुआ है, तो आप उस वजह को ठीक करें। और अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर इंक्लूड करें और फिर से उसी बैंक पर जाकर अप्लाई करें। अगला जो है, अगर आपने पहले से ही होम लोन लिया हुआ है और अब जो आपका होम लोन का अमाउंट है वो आप चुकाने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि कई सारी परेशानियां जीवन में आते रहते हैं, तो हो सकता है आपको होम लोन चुकाने में कोई परेशानी आ रही हो।
या फिर आप कोई घर का काम करना चाहते हो जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने होम लोन को दूसरे बैंक के होम लोन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कई सारे बैंक ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने पुराने होम लोन को उनके बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका जो होम लोन चल रहा है वो क्लोज हो जाएगा और नया एक होम लोन शुरू होगा। और साथ में आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो सकता है वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो, जिससे आपको कम इंटरेस्ट रेट में भी होम लोन मिल रहा है। तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं और अपने जो पहला होम लोन चल रहा है उसे क्लोज करके किसी दूसरे बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम सभी का होता ही है और हम सब ये जानते हैं कि इंश्योरेंस करना कितना ज़रूरी है। फिर भी कई लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो आपको ये बता दें कि आप जब भी होम लोन लेते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए उस लोन के ऊपर। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही, फिर भी अगर कुछ आपको हो जाता है तो इसका जो बुरा इफ़ेक्ट होगा वो आपके परिवार पर ही आएगा, जिसके कारण आपका जो पैसा है वो तो डूबेगा ही और आपकी जो घर की संपत्ति है वो भी बैंक के हाथों चला जाएगा। इससे बचने के लिए आप अपने होम लोन का इंश्योरेंस ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में आपके घर पे या आपके परिवार पे ऐसी कोई भी समस्या ना आए। और इसके साथ आप अपने हेल्थ का भी इंश्योरेंस ज़रूर करें, अपने परिवार का, सभी का। क्योंकि अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है जिसके कारण आपको बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी या फिर खर्चा आ जाएगा और आप जो होम लोन की ईएमआई है वो पे नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में आपको मैनेज करने में बहुत ही परेशानी होगी। तो इसके लिए आप अपने हेल्थ का इंश्योरेंस ज़रूर करें, खुद का ही नहीं पूरे परिवार का करें। तो आप इन दोनों इंश्योरेंस को ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि होम लोन 1-2 साल के लिए नहीं, बहुत सालों के लिए चलता है। तो आप जोखिम ना उठाएं, कोई भी रिस्क ना लें और इंश्योरेंस ज़रूर करें। अब बात करते हैं, अगर आप कोई होम लोन लेने जा रहे हैं तो मैक्सिमम हम लोग यही सोचते हैं कि हम एक लंबे समय के लिए होम लोन लेंगे, ताकि हमारी जो ईएमआई है वो बहुत ही कम हमें पे करना पड़े। लेकिन आप लोग ये भी समझ लें कि अगर आप लोगों ने एक लंबे समय के लिए होम लोन लिया तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपसे पॉसिबल हो सके और आप कुछ ईएमआई ज़्यादा भर सके, तो अगर आपने लोन टर्म को कम कर दिया तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जितना पैसा होता है वो कम करके पे करना होता है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए लेना चाहते हैं 7% इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए। तो इसमें जो आपकी मंथली ईएमआई आएगी वो 7,750 के करीब होगा और आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा 20 साल के लिए वो होगा 8,60,700 के करीब। और टोटल जो आप लोग अमाउंट पे करोगे यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वो होगा 18,60,700 के करीब। वही अगर आप मंथली 2,000 रुपये ज़्यादा पे करते हो, यानी कि पहले आप 7,750 रुपये मंथली ईएमआई 20 साल के लिए पे कर रहे थे, वही अगर आपने 2,000 रुपये ज़्यादा देकर 9,750 के करीब मंथली ईएमआई लेते हो, तो आपका जो ये लोन का समय है वो कम हो जाता है, यानी 13 साल का हो जाता है। और इसमें जो आप लोग टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पे करोगे वो होगा 5,25,750 के करीब और टोटल अमाउंट जो है वो होगा 15,25,750 के करीब। तो ऐसे में आपको 3,30,000 से 3.5 लाख के करीब फ़ायदा रहता है। कम पैसा पे करना होता है तो ये फ़ायदा ही हुआ। और आपका जो समय है वो भी 20 साल से घट के 13 साल तक आ जाता है, यानी कि 7 साल आपको कम करके पे करना होगा।
तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे कर सकते हो तो वही ऑप्शन चुनें। और आप लोग ज़्यादा पैसे भरने से अच्छा है कि थोड़ा सा ज़्यादा पे करके आप लोग कम पैसा कम इंटरेस्ट पे करें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा रहता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें, लोन लेने से पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें और बैंक से इस बारे में ज़रूर बात करें। और लास्ट में, अगर आपको कहीं बैंक से लोन नहीं मिल रहा और आपका सिविल स्कोर भी इतना अच्छा नहीं है, तब आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती है ये कम क्रेडिट स्कोर पर भी लोन अप्रूव करा देता है और इसमें लोन मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा होता है। हाँ, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आप लोगों को अगर कहीं से लोन नहीं मिलता है तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको लोन मिलने में आसानी हो, लोन चुकाने में कोई समस्या ना हो और इसके साथ लोन चलाने में भी कोई समस्या ना हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं और उन्हें ये सब बातें नहीं मालूम है, भविष्य में उनको भी समस्या आ सकती है, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।